तो हमने ये कोशिश की है सवाल में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट हो पाए। सही है जी, आपकी असेसमेंट हो जाए कि भाई आप कितने पानी में हैं, कि क्या आपको डेफर्ड एक्स आता है या नहीं आता। कंसोलिडेशन से तो मेरा जो आपका अंदाज़ा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, इतना कि आपको इतना अच्छा आई थिंक नहीं आता था कंसोल। अगर हो गया आपसे कंसोल के सवाल तो हो गए थे कंसोल के सवाल, पहला वाला किया ही नहीं, तो ये तो फिर अलार्मिंग बात है ना, ये अलार्मिंग बात है। और ये तसव्वुर करें कि अगर पहले जैसा सवाल आ जाए तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है ना, कि यू नो कि हाउ टू हैंडल इट। तो ये फ़र्क है। खैर मैं आपको ये सवाल भेज रहा हूँ और आप ये असेसमेंट करके देखें कि क्या आपसे ये पिक होता है या नहीं होता। इसमें मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। करना ये है कि भाई 2 सालों की इन्फॉर्मेशन है, एक है आपके पास, लेट्स से अगर मैं 2023 में खड़ा हूँ तो 2023 के अंदर मैं ये कहूँगा कि भाई मुझे 2023 का क्लोजिंग बैलेंस बताओ, और फिर फॉर द ईयर पार्क करके 2024 पे, यानी 23 का मुझे क्लोजिंग चाहिए, 24 का क्लोजिंग चाहिए और फॉर द ईयर 24 चाहिए। चलें आईपीपी को डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखिएगा प्लीज़ फोकस के साथ। देखो यहाँ पे आपने जितने भी सवालात किए होंगे ना अपने बचपन में, तो आपको हमेशा पीपी की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दी जाती थी। सही है, ये मानते हो? बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चलते हैं तुम्हारे लिए ताकि रिवाइज हो जाए। यहाँ पे हमने गेम उल्टी कर दी। गेम अलग ये की है कि हमने ये बोला इस बात को एक एक को फोकस होकर सीखना, वरना ये एडजस्टमेंट कभी ज़िंदगी में नहीं समझ आएगी। और एग्जामिनर ये हरकत कर सकता है क्योंकि आपको पता है वो आजकल कैसे इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है। उसने कितनी बार ऐसे सवाल पूछे पीपी में कि भाई क्लोजिंग डेफर्ड एक्स का बैलेंस दे दिया और बोला फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो आप वर्क बैक करके ऊपर पहुँचते हैं। तो हमने फिर ये वाला वर्क बैक बनाया, एक नया मंजन। आ जाओ। हमने कहा वो कह रहा है कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो पीपी को किस पे रखता है, फेयर वैल्यू के ऊपर। बोथ द कंपनी एंड द टैक्स अथॉरिटीज डेप्रिशिएट एट द सेम लाइफ ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस। जब दोनों सेम लाइफ पे करते हैं तो आइडियली पीपी के ऊपर डेफर्ड टैक्स होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आइडियली नो डेफर्ड टैक्स। ये उधर दे। हमने कहा आइडियली नो डेफर्ड टैक्स बट ड्यू टू फेयर वैल्यूएशन, बट ड्यू टू फेयर वैल्यूएशन। क्या इस बात को मानते हो कि अकाउंटिंग के अंदर जो एसेट की बेस है वो इनहांस हो गई होगी? जल्दी बताओ, ऐसा है? अकाउंटिंग के अंदर जो एसेट की बेस है वो इनहांस हो गई होगी, ऐसा ही है? तो हर साल डेप्रिसिएशन आपका ज़्यादा आ रहा होगा, क्या लाइफ की वजह से या फेयर वैल्यू की वजह से? वेरी गुड, फेयर वैल्यू की वजह से। अच्छा, और वो जो ज़्यादा आ रहा होगा वो टेक्निकली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा, ऐसा ही है? अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे फोकस होकर सुनना। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपका टैक्स वाला एड बैक करवा देगा, इस बात को मानते हैं? मतलब जहां कंफ्यूजन हो वहां रोक देना, क्योंकि ये रिवीजन है ना। तो हम कह रहे हैं कि आपका टैक्स वाला जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो एड बैक करवा देगा। वो बोलेगा मैं इसको मानता ही नहीं हूं। अच्छा, एड बैक करवा देगा, बट हम सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे। याद आ रही है कहानी? क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से जितना वो मुझे एड बैक करवाएगा मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके एसेट रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लैरिटी है? आगे सुनिएगा। हमने कहा भाई इसके अलावा तो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये बताए कि रिमेनिंग लाइफ 5 साल है। अब आगे जो अहम बात शुरू होती है, ये आपको दिया हुआ है रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस, ये आ गया। ये है आपकी इक्विटी, और इक्विटी हमेशा होती है आफ्टर टैक्स। पहले तो ये बात सीखें, इक्विटी हमेशा क्या होती है बच्चों? आफ्टर टैक्स। हमने एक काम किया, हमने कहा भाईजान 2 अकाउंट बनाते हैं। पहला रीवैल्यूएशन सरप्लस का, दूसरा
डेफर्ड टैक्स का, सही है। अच्छा, ये जो मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बना रहा हूँ और ये जो डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाता हूँ, ये सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस के रिलेटेड ही बना रहा हूँ बस, कि डेफर्ड टैक्स सरप्लस पे कैसे अराइज हुआ होगा। अच्छा, अब जरा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं, सही है जी, इन ऑर्डर टू रिवाइज द इंटायर रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स। मुझे बताओ, ये जो 962,500 है, ये सरप्लस है, ग्रॉस सरप्लस है, नेट सरप्लस है? नेट है। हाँ भी, ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ। नेट सरप्लस, इस बात पे एग्री कर रहे हैं आप लोग? चलें जी, नेट सरप्लस है। मैंने कहा यहाँ पे लिख देते हैं कि आफ्टर टैक्स से नेट है। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इस 962,500 को डिवाइड करें 70 से, क्योंकि आपका लास्ट ईयर का जो टैक्स रेट है वो 30% है, ऐसा ही है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जगह की बंदिश है, तो हम यहाँ चलते हैं। हमने कहा था कि अच्छे से हम एक सुंदर सा अकाउंट बनाएं। हाँ भाई, जल्दी से मुझे ये बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट खोल दिया। ओपनिंग सवाल से देख के बताते हैं प्लीज कितना है? 962,500। अच्छा, 875 है, ओके, वो लिखा हुआ है, सही है, 875,000 आ गया, ये ओपनिंग सरप्लस है, सही है। अच्छा भाई, ये आ गया ओपनिंग सरप्लस हमारा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पे लिखा डेफर्ड टैक्स रिलेटेड टू सरप्लस, कि इसकी वजह से क्या चल रहा होगा, सही है जी, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। हमने कहा अगर मैं यहाँ पे ये तुमसे पूछूं कि अगर 875,000 को डिवाइड कर दूं मैं 70 से और मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूं, तो कितना आता है? 375,000। क्या इस बात को मानते हो कि हमारे पास जो भी सरप्लस होगा उसका इतना टैक्स यहाँ पर आवा होगा? क्योंकि जब भी मैं सरप्लस को बुक करता हूँ, ये बात याद रखिएगा, नहीं समझ आया वापस पूछ लीजिएगा, रिवीजन है। जब भी मैं सरप्लस को बुक करता हूँ तो मैं क्या एंट्री बनाता था, याद रखो, पीपी डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। फिर मैं क्या कहता था कि जब गेन ओसीआई में गया है तो उसका टैक्स भी ओसीआई में जाएगा। तो हमने क्या किया होगा, सरप्लस को डेबिट करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट किया होगा, क्योंकि इतनी इनकम है उसके ऊपर इतना टैक्स बचा होना चाहिए। तो आपका सरप्लस जितना बचा हुआ है उसके ऊपर रिलेटेड टैक्स इतना बचा हुआ है। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं आपका ग्रॉस सरप्लस कितना हुआ होगा, तो आप इन दोनों का सम कर लें। इन दोनों का सम कितना आता है? ये आपका ग्रॉस सरप्लस होगा, यानी ये रीवैल्यूएशन सरप्लस टोटल है। इस पे आपने कितने फीसद टैक्स लगाया होगा? 30%, तो ये बचा होगा। क्लैरिटी है? तो जब मैं ऑडिट में गलतियां पकड़ता हूं तो ये ग्रॉस अप कर करके करता हूं कि भाई ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, ऑडिट वाले ज़्यादा बता पाएंगे, ऐसा ही है। चलें जी, खैर, ओपनिंग तक का मामला क्लियर है। तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस मिल गई 375,000 की, जो कि आपको चाहिए थी ओपनिंग डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के लिए। ऑनलाइन वालों, यहाँ तक कोई आवश्यकता, जल्दी बता दो भाई मसला। क्लैरिटी है? अच्छा, अब मसला क्या है? मसले यहाँ से शुरू होंगे। सवाल मेरा है तो हल्का नहीं होगा। ये जो 375,000 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30% को। इस साल टैक्स रेट चेंज हो गया है। तो आप ये मुझे बताएं, ये जो आप नेट गेन रख के बैठे हुए हैं, इसको हम ज़रा यूं कर लेते हैं, बात समझिएगा। ये हमारा कौन सा गेन है भाई, बताओ ना? नेट गेन मतलब आफ्टर टैक्स। यू आर गोइंग टू से कि मैंने जो भी कमाया है उस पर 30% का टैक्स दूंगा, जो कि अब तक लिया नहीं, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है, हम तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसका टैक्स इमीडिएटली बुक करके बैठते हैं हम। टैक्स वाला तो बाद में लेगा, याद आ रहा है? जब वो टैक्स लेगा तो मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक कर लूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा मैं तो ऑलरेडी बुक कर चुका था, वो तो अलग बात है।
पर कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो 875 के गेन की डिपिक्शन है ये गलत है, क्योंकि इसमें 5% का टैक्स और आना चाहिए, वो भी इनकम से या OCI से? OCI से। तो क्या हम ये बात करें कि हमने कहा मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन, एक मिनट रुकिएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा दूंगा, क्योंकि 30 से कम नहीं हो रहा, 30 से तो मुझे टैक्स मजीद पे करना पड़ेगा, जो कि अभी टैक्स वाले ने मांगा नहीं है। चेक कर लें, तो हम मूवमेंट बना रहे हैं ना 21 से लेके 22 तक की, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ओपनिंग पे छोड़ दूंगा तो तुम पूरा दिन भी लगा दोगे ना, क्लोजिंग पे नहीं पहुंचोगे। कहने का मकसद ये है। तो मैंने क्या कहा था, हम पूरा पीपी का अकाउंट बना रहे हैं ओपनिंग से लेके क्लोजिंग। क्लियरिटी है? मैंने पता है नहीं, एक मिनट, ये बात नहीं पता है, ये क्या लिखा है सही है जाने मन। तो ये जब सवाल बनाया था हमने नींद में बनाया था, बट हमने ये मेक श्योर किया था कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भाई का सवाल है। सही है? इधर जल्दी बताओ, रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास क्या ये टैक्स, तुम लोग मुझे बताओगे, ये जो 375,000 का टैक्स है कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? 30 को मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया? 32, अच्छा 62,500। ये तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो ये तो क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या करूं? एक्सपेंस या रीवैल्यूएशन सरप्लस? OCI, क्योंकि उसी का गेन हुआ है वही कम होगा। ऑनलाइन वाला ऐसा ही है। तो हमने कहा भाईजान मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वजह से ड्यू टू चेंज इन रेट ये बुक हो गया। आप पता है इसको ऐसे भी वैलिडेट कर सकते हैं, आप उसी के ऊपर 1250,000 के ऊपर 35% लगाएं, दोनों का सम बनेगा, क्योंकि इस पे टैक्स इतना होना चाहिए। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। चलें जी, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो यार जल्दी से, प्लीज बताओ। ये हो गया, नो मसला, गुड। अच्छा भाई, तो अब तुम लोग मुझे बताओगे, जब मैं फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स का नोट बनाऊंगा तो उसमें ये OCI में दिख रहा होगा, ये कहां दिख रहा होगा? OCI में। इसका PNL का इम्पैक्ट नहीं है। क्लियर है? ओके, आगे मुझे बताओ। ये तो हो गई यहां तक की कहानी। अब मुझे PP की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन ना मुझे चाहिए, क्या मैं सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं? अच्छा, पर सरप्लस कौन सा, 875,000 या इसमें से पहले ये टैक्स माइनस करूं? माइनस करेंगे तो नेट जो बचेगा वो होगा ना इस साल का। ऐसा है, मैं आपको दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूं। अच्छा मुझे बताएं, रिटेन्ड अर्निंग में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जाएगा, पर यहां पे हर एक चीज क्या है? आफ्टर टैक्स है। तो रिटेन्ड अर्निंग में भी कैसे जारी होगी? आफ्टर टैक्स। क्लैरिटी है ना? ऑनलाइन लोग क्लैरिटी है? अब मुझे बताओ, मैंने यहां पे किया 875,000 में से मैंने 62,500 माइनस किया, इसको डिवाइड कर दिया 5 से, कितना आता है? 162,500। ये हो गया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर। ये नेट सरप्लस है, ये ग्रॉस नहीं है। आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव, और यहां पे यूं कर लेता हूं ताकि तुम्हें समझ आए, और आप ये भी कर सकते हैं 1250,000 को 5 से डिवाइड कराओ, कितना आता है? प्लीज बताओ जल्दी। 4,1,250,000। सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ये ग्रॉस है। वेरी गुड, इसके ऊपर आप लगा दें, आ गया, मैच हो गया। तो चाहे ऐसे कर लें या वैसे कर लें, बात एक ही है, बात एक ही है ना। तो हमने तो मैच करना था इसको। ऑनलाइन वालों बात क्लियर है? जल्दी बताओ। तो हमने दोनों तरीकों से देख लिया इसको कि ये ऐसे जा रहा है। अच्छा अब प्लीज मसला ये नहीं है, मसला ये है कि डेफर्ड टैक्स भी तो देखना है।
अच्छा, अब सोचने की बात है, क्या मुझे टैक्स वाले ने, मैं दो तरीकों से बताऊंगा, मुझे अब बुक करनी है डेफर्ड टैक्स इनकम। अच्छा, पहले वही तरीका जो शॉर्टकट है, क्या ये बात मानते हो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है? अच्छा, अब एक एक करके सुनना, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पूरा है या आफ्टर टैक्स है? क्योंकि रिटेन अर्निंग में जो जाना है ना। अच्छा, बात समझिएगा, 162,500 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो आफ्टर टैक्स अमाउंट है। पर आप मुझे एक बात को बताएं, जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा वो टैक्स वाला क्या करवा देगा? एड बैक करवा देगा। क्या करवा देगा? अच्छा, वो जो एड बैक करवाएगा उस पे मुझसे टैक्स मांग लेगा, दैट इज करंट टैक्स। क्या मैं उसी के ऊपर जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था, क्या उसको टैक्स मांगने दूंगा या सेविंग क्लेम कर लूंगा? वो लायबिलिटी इसलिए तो बुक की थी डेफर्ड टैक्स की, कि आइदर बेचने पे टैक्स होगा या डेप्रिसिएशन जब क्लेम कर रहा हूं तब टैक्स होगा, तो अभी करवा रहा हूं मैं। बात समझ आ रही है? देखो, जब बेचूंगा तब मेरे पास तो कोई गेन नहीं आएगा, टैक्स वाले बोलेगा अब मेरी नज़र में गेन है, कि हम तो गेन बुक करके बैठे हुए। और दूसरा तरीका ये है टैक्सेशन का, कि अब जब मैं हर साल ज़्यादा डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूं तो मुझे टैक्स किया जा रहा है, क्योंकि बोल रहा है वो मेरा आपके डेप्रिसिएशन को नहीं मानता, तो वो क्या कर रहा है? हर साल एड बैक करवा रहा है। तो मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखने की दो वजहें थी। पहली, बेचूंगा तो टैक्स होगा तो मैं रिवर्स करके इनकम बुक कर लूंगा, और बेचूंगा नहीं, यूज होगा तो रिवर्स करके इनकम बुक कर लूंगा। कितनी बातें हो गई? दो बातें। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लैरिटी है? थोड़ा सा पेज ज्यादा है पर रिवीजन है इसलिए। क्या? क्यों नहीं पूछ सकता भाई? क्या कोर्स के बाहर है? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, 162,500 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको मल्टीप्लाई कर दूं 35 से, कितना? 875। अच्छा, इसको यूं भी कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे मैं क्या करूंगा अभी यहां पे, और 2.5 लाख रुपए पे यही आता है? सही जी, सेम आंसर आता है। तो हमने कहा कि भाई आइदर दिस वे आइदर दैट वे, दोनों में आंसर क्या है? सेम है। अच्छा, यहां तक कोई मसला? अच्छा, ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि आप जब फॉर द ईयर का पीएनएल बनाओगे तो आपने चीज़ें यहाँ से ऐड लेस करनी होंगी, तो आपकी निकलेगी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के बाद निकलेगा करंट टैक्स, करंट टैक्स के बाद क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स। तो ये एक एडजस्टमेंट थी जो कि बड़ी ट्रिकी थी। क्लियर है? अच्छा भाई, आगे अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, मैं यहाँ पे क्या मुझे इसका क्लोजिंग दिया हुआ है? इसका क्लोजिंग कितना दिया हुआ है बच्चों? 962। देखो ये अकाउंट टैली होता है, 875,000 माइनस 62,500, 162,500 और माइनस 962। मुझे लगता है कि और इस साल रीवैल्यूएशन हुई है। हुई है ना? मतलब ये टैली नहीं हो रहा होगा, तो मतलब वहां पे बैलेंस बच रहा होगा ना। यानी इसमें ये प्लस करो, ओपनिंग माइनस करो, कितना आ गया? हमने कहा रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर कितनी आ रही है? 3,12,500। ये हमने कहा ये कौन सी फिगर आ गई? यानी ये फॉर द ईयर रीवैल्यूएशन मजीद हुई है। क्लोजिंग तो दिया हुआ है ना एग्जामिनर ने, मतलब भाई ने। इधर सुनो, ये रहा, ये आ गया 312,500। मुझे बताओ आप लोग ये सोच के, ये 312,500 पे क्या डेफर्ड टैक्स बुक हुआ होगा? 312, क्योंकि ये फॉर द ईयर का है, क्योंकि ये यानी साल के आखिर में जो रीवैल्यूएशन हुई होगी ना, वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने अमाउंट खुद लिखी थी, 5 लाख रुपए होगी। इसको ग्रॉस अप करके देख लो, ये कितने परसेंट होगा यहाँ पे? 65%। इसको 65% से ग्रॉस अप करो, 487। नहीं, इसको 312,500 की बैलेंसिंग फिगर सही निकाली है तुम लोगों ने? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले बैलेंसिंग फिगर तो बताओ मुझे क्या आ रही है ऑनलाइन में, तो जल्दी यार। ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है पहले तो भाई ये बता दो। 312,500 यही आ रही है? अच्छा जी, अब एक काम करें, लॉजिक के हिसाब से चलें
तो हमारे पास क्लोजिंग इसी सरप्लस का बैलेंस बचना चाहिए, क्योंकि और कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, ये सरप्लस का डेफर्ड टैक्स चल रहा है। अगर पीपी में लाइफ के चेंज का अलग होता तो वो अलग होता है डेफर्ड टैक्स। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? एक तो सरप्लस का डेफर्ड टैक्स है, दूसरा किसका है? लाइफ का। पर इसमें लाइफ का इंपैक्ट नहीं है। तो मुझे बताओ, इसको अगर मैं यहां पे 962 500 को डिवाइड करूं किससे? मल्टीप्लाई बाय 35, कितना आता है क्लोजिंग? 518,270। ये क्या आ गया मेरे पास? क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो कि होनी चाहिए। अच्छा, अब एक काम करो, अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना, यहां पे ओसीआई का फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स आ रहा होगा। देखो बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, देख के बताना, सोच के बताना। 168,270। अच्छा भाई, यानी 168,270 का आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अच्छा, तो ये उसी रीवैल्यूएशन का 35% होगा ना? तो अगर आप सिर्फ एक काम करें, इसको डिवाइड करें 65 से और मल्टीप्लाई करें 35 से, सेम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ऐसे इसको अलाइन किया। अब आपको बताऊं, आपके पास ऐसी पिक्चर आ गई है कि आपको ओसीआई पीएनएल दोनों के इम्पैक्ट पता है। मुझे तुम लोगों ने बता दिया, मैं मान जाऊंगा। डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में पीएनएल का इम्पैक्ट कितना है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, आप सब, डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में पीएनएल का इम्पैक्ट कितना है? डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में पीएनएल का कुछ भी नहीं है। चेक कर लो एक बार, 87,500। दिस इज द पीएनएल इम्पैक्ट, क्योंकि ये चार्ज पीएनएल में हुआ है। क्योंकि देखो टैक्स वाले ने ऐड बैक करवाया होगा ना, तो टैक्स वाले ने ऐड बैक करवा के आपने उसका बेनिफिट भी तो इनकम में लिया है ना। तो पीएनएल का इम्पैक्ट सिर्फ ये है 87,500 इस पूरे अकाउंट में। अदरवाइज सारी चीजें किसकी हैं? ओसीआई की हैं। पहले बताओ, एडजस्टमेंट समझ आई? यानी ये अदर वे अराउंड थी, यानी हम सीधा सीधा नहीं गए इसमें, हमें सोचने का तरीका चाहिए था। ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ, एडजस्टमेंट क्लियर है भाई सारे बच्चों? और इस पर हमने अपनी क्लास में मेहनत भी बड़ी की है। मतलब हमने एक एक कॉन्सेप्ट देखा है इसका रिवैल्यूएशन का, कि हुआ रिवैल्यू हुआ, ट्रांसफर हुआ, पे पहुंचते 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 हुआ। जानी क्लियर है तुम्हें? क्लियर है? ओके, चलें जी, ये तो हो गई एक कहानी, सवाल की एक कहानी। अच्छा, पर एक कहानी के अंदर हमने कहा कि हमने पूरी, अच्छा देखो आप टैलेंट देखो भाई का, 3 लाइनों की एडजस्टमेंट है। तो सोल्यूशन, हाँ मतलब बच्चे, मैंने इसलिए बनवाया ये सवाल, मैंने बोला कि यार बच्चे देखेंगे पीपी तो है ही नहीं, पर क्या पीपी ना होते हुए भी था, और डिफरेंसिव इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का था, दैट्स इट। चलो गुड, चलो ये बात समझ आ गई। शेयर कैपिटल पे कोई डेफर्ड टैक्स होगा? नो। सही है, आगे सुनिएगा। अब मुझे आप सारी चीजें साइड में लगा के सिर्फ मुझे लीज वाली करके दिखा दें, दस्ती फौरन से। लेट्स सी, वो कह रहा है कि भाई सॉलिड लिमिटेड लीज एन एसेट फ्रॉम अयूब लिमिटेड ऑन जुलाई 1, 2021 एट अ रेंटल ऑफ ₹950 पेएबल इन एडवांस for 6 years subject to an increase of 5% in each installment. Down payment and agreement charges paid by the company are ₹160 और 1 lakh respectively. AL has incorporated an implicit rate of return of 12% which is not known to SL. Incremental borrowing rate is 14%. आप मुझे बताएं कौन सा रेट लेना चाहिए? इंक्रीमेंटल तो वो पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपने लीज की अकाउंटिंग करने के लिए रेट तो यूज़ करना है, तो आप इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज़ करेंगे। सर इसमें एन्यूटी नहीं लिख सकती अनफॉर्चुनेटली, तो आपने इसके अंदर लीज की एडजस्टमेंट निकालनी है।
अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये लीज शुरू हो रही है जुलाई 1 2021 में। जुलाई 1 2021 पे क्या आप कोई पेमेंट कर रहे हैं? यस, एडवांस में पे हो रही है। वो हो गई आपकी कितनी? 950। अगली पेमेंट जो आपकी होगी, कितने सालों की लीज है? सर भाई ये 3 हो गए और ये छठा साल। ऐसा ही है भाई। दूसरी पेमेंट कब है इसके बाद? ये, और 950 की ये 5% के बाद है। कितना? 997,500। ये 1047। हम्म 1099। 4731। 121। यही है इन सब का टोटल। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू तो भी निकालेंगे ना। ओके, प्रेजेंट वैल्यू एट 12%। ओके जी, ये कितना? इसकी 950 होगी क्योंकि ज़ीरो पे 875। नहीं भले एक एक करके 875। 100 क्यों बोल रहा है ये भंगी? ये कितना? 805 74। इसके बाद 6836 62 46। हाँ जी चेक कर लें, सब यही है। 4686627 ये आ गया आपके पास। चलें जी, इसकी आपने एंट्री बना दी होगी ROUA डेबिट, बट ROUA इसके अंदर हमारी डाउन पेमेंट नहीं है, IDC नहीं है। देखो ना ये भी तो है। हाँ वो तो ऐड हो जाएगी ना इसमें। डाउन पेमेंट एंड एग्रीमेंट चार्जेस ये आ गया 160 और 1 लाख। तो हमने कहा इसके अंदर आप 1,60,000 4946। ओके जी ये आ गया। तो हमने कहा 4946 ये आ गया। कैश आपके पास से 260 का चला गया। लीज लायबिलिटी इनिशियली आपके पास आ गई 4686627। ये आपकी इनिशियल एंट्री बन गई थी, ऐसा ही है। फिर आपने एक और एंट्री बनाई होगी लीज लायबिलिटी डेबिट, ऐसा ही है, और बैंक क्रेडिट 950 से। ये तो पहले दिन पे ही हो गई होगी ना। चलें, फिर आपने मेरे ख्याल से इसके बाद से शेड्यूल का एहतमाम किया होगा। अच्छा अब आप प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा इधर। हमने ये कहा कि भाई अगर मैं 31 दिसंबर 2021 की बात करूं, या सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ 2021 का ईयर एंड, तो ओपनिंग प्रिंसिपल
एडजस्टेड ओपनिंग, ऐसा ही है। फिर हम क्या करते थे यहाँ पे इंटरेस्ट, हमने फिर यहाँ पे कहा कि भाई आप यहाँ पे 2 हिस्से खोल देंगे, जनवरी से जून और जुलाई से, और ये क्लोजिंग आ जाएगा। सही है, पर आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आके लाई करेगी। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग हमारा 0 है, ऐसा ही है ना, या आप ओपनिंग में ये डाल दें अमाउंट लीज लाइबिलिटी की कितनी है 4686627, यही है। इसमें से आपने इमीडिएटली कितना पे किया 950, एडजस्टेड ओपनिंग कितना आ गया 37627। ओके जी, हमने कहा 3736627 ये अमाउंट आ गई। अच्छा, यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यस इसके ऊपर 14% फॉर 6 महीने, 6 महीने आएगा ना 261564। हमने कहा सर क्योंकि देखिए प्रिंसिपल तो अलग चलेगा क्योंकि वो तो कोई कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने यहाँ पे 37 ये हमने वापस से रिप्रोड्यूस कर दिया, ऐसा ही है। इसकी एंट्री बन गई होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट ना, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, या इसको लीज लायबिलिटी में रख लो, बात एक ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला। अब अगर मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करूं इसके रिलेटेड, तो मुझे तो क्लोजिंग चाहिए ना 31 दिसंबर पे, तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी है 6 महीने के डेपोजिशन के बाद 4534408, और ये हम निकाल भी लेते हैं एक तरीके से 4946627, हमने कहा 494 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ये याद है। अच्छा, हमारी टैक्स बेस है 0। अच्छा, हमने सोचने का तरीका डेवलप किया हुआ है कि टैक्स वाला मुझे कहता है कि भाई मैं किसी आरओयू को नहीं मानता, मैं तो रेंटल मानता हूँ, तो जब मैं आपको वन टाइम एक्सपेंस अलाउ कर रहा हूँ तो आप इसको अमोटाइज क्यों किए जा रहे हैं, मैं आपकी इस अमोटाइजेशन को नहीं मानता। वो टेक्निकली क्या करेगा, वो इसमें से जो भी अमाउंट होगी वो क्या करेगा, एड बैक करवा देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब वो एड बैक नहीं करवाएगा इसमें लेस करवाएगा, लेस करवाएगा ना, उसकी लॉजिक है, वो लेस करवाएगा, लेस करवा के बोलेगा क्या, बोलेगा भाई मैं तो आपको रेंटल मानता हूँ ना। देखो भाई आरओयू में क्या, हम लोग यूँ भी देख लेते हैं, जहाँ जितना एसेट कम वहाँ उतना एक्सपेंस ज़्यादा, तो वो आपको डाउन पेमेंट भी अलाउ कर रहा है, डाउन पेमेंट भी अलाउ कर रहा है, आईडीसी भी अलाउ कर रहा है, रेंटल भी अलाउ कर रहा है, तो वो कह रहा है मैं किसी आरओयू को नहीं मानता। तो वो कह रहे हैं जब आरओयू को नहीं मानता तो आज तक टैक्स वाले ने तुम्हें एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा अलाउ किया होगा, आपने अमोटाइजेशन के हिसाब से कम किया हुआ होगा, तो वो लेस करवा देगा। तो आज तक का आरओयू के डिफरेंस पे जब वो मानता ही नहीं है तो डिफरेंस ये आ जाएगा 4534408। इसके ऊपर हमने कहा हम क्या बुक कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, एसेट होगा तो हम उसको नेगेटिव रखते हैं, तो इसके ऊपर कितना परसेंट 30%, क्योंकि ओपनिंग पे हैं, तो हमने कहा इसके ऊपर आप लगा दें 30%, तो कितना आता है 13322। ये आ गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसा ही है क्योंकि टैक्स वाला कह रहा है भाई मैं तो आपको आज तक ज़्यादा डिडक्शन दे रहा हूँ तो आप क्यों अमोटाइज किए जा रहे हैं, यहाँ तक क्लैरिटी है। आगे फिर हम इस पे आ गए लीज लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट पेएबल, दोनों देख लेते हैं, ऐसा ही है।
अच्छा, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल को अगर मैं यहां पे ऐड बैक करूं तो कितना आता है? तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। हाँ जी, 373627 प्लस 261564 311 ओके 399 8191। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी नज़र में लीज लायबिलिटी इतनी है, सही जी। वो कह रहा है कि मैं किसी लीज लायबिलिटी को नहीं मानता, वो एड बैक करवा देगा। वो क्या करेगा? एड बैक करवा देगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब वो एड बैक करवा देगा, वो किसी लीज लायबिलिटी को नहीं मानता, तो जाहिर सी बात है वो मुझे मेरे एक्सपेंस को क्लेम होने से रोकेगा। तो हम इसी के ऊपर 3998191 के ऊपर 30% लगा के डेफर्ड टैक्स एसिड रख लेते हैं। कितना आता है? 1155 वापस 11, अच्छा 4 बार 1 है, 1199,457। ओके जी, हमने ये माइनस कर दिया। तो मुझे बताएं नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या एसेट है? 16864 ऐसा ही है। अच्छा, अगर इसको पीएनएल अप्रोच से करते पिछले साल तब भी आंसर यही आएगा। करके देख लेते हैं एक बार, चेक करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि है ये पिछले साल का। अच्छा, तो मैं इन एनी केस पीएनएल अप्रोच से इसको 2022 में तो करना ही है करंट टैक्स निकालने के लिए, सही है। तो हमने कहा कि चेक कर लेते हैं 2021। मुझे बताओ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कितना है? इस ROUA की अमाउंट को 6 से और 6/12 कर लो। जल्दी बता दो यार, ऑनलाइन वाले तुम लोग बड़े ठंड हो आज यार। इस 4946627 को डिवाइड करो 6 से और मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना आता है? 41221119। ये आ गया, पक्की बात है 6 महीने का। अच्छा भाई, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें ऊपर गिवन है, हमने निकाला 261564। ये भी 6 महीने का है। हाँ जानी, कितना आ रहा है टोटल एक्सपेंस? वापस कर लो, 4946627 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6/12। 6/12 किया चौसी तुमने? टोटल बता जानी। 67 वापस है 673783। अच्छा, ये हो गया टोटल अकाउंटिंग एक्सपेंस। ये क्या हो गया? टोटल अकाउंटिंग एक्सपेंस। वो मुझे जो अलाउ करेगा, वो क्या है जरा वो देख लेते हैं। अच्छा भाई, वो मुझे कह रहा है जो भी आपकी पेमेंट्स है ना, वो कह रहा है जो भी आपकी पेमेंट्स हैं वो मैं अलाउ करूंगा। तो पहले तो रेंटल इस साल कुछ भी नहीं पे हुआ या हुआ है? हुआ है, एडवांस में पे हुआ है 9,50,000। इसमें आप 1,00,000 रुपये और 1,60 ऐड कर दें, कितना आ गया? 1210,000,000। अच्छा, टैक्स वाला आप मुझे बताएं, मुझे कह रहा है कि भाई मेरी नज़र में जो डिडक्शन है वो आपको अलाउ की जा रही है 1210,000,000 की, सही है जी। आप एक्सपेंस क्लेम करके बैठे हुए कितने का? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे टैक्स वाला, यानी अब मैं अगर ये जो 673783 है, मैंने जो एक्सपेंस बुक किया हुआ है ना,
वो कम किया हुआ है। टैक्स वाला मुझे बोल रहा है मैं आपको एक्सपेंस दे रहा हूँ ज़्यादा पीएनएल के पर्सपेक्टिव से, तो टैक्स वाला मुझे लेस करवा देगा, तो वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोकेगा। तो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके उस पर क्या बुक कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो इन दोनों का डिफरेंस बताते हैं कितना आता है, 5217। ये हो गया आपका फॉर द ईयर का डिफरेंस। इसके ऊपर 30% तो 160864 बनता है, ये सेम है क्योंकि पहला ही साल है। सही है जी, तो ये आपका हिसाब किताब सेम आ गया। हाँ जी, तो इसके लिए हम करते ये हैं कि आपके पास टाइम में तो आप नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि अब एक काम ये करें, कल तो फिर सेशन है ना हमारा, आप ये कंप्लीट करके आएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है, पर कंप्लीशन का मतलब ये समझ लो, कंप्लीशन का मतलब ये है कि आपने अभी लाइब्रेरी में जाके या बैठ के इसको टाइमर के साथ अगले 17 मिनट में करना है, क्योंकि बाकी तो हमने डिस्कशन में भी टाइम लगाया ना। तो 17 मिनट्स में आपने ओपनिंग फॉर द ईयर क्लोजिंग वो हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों यार, लीजेस का आसान तो एडजस्टमेंट है। हाँ ROU वाला यार, ये तो मैंने बड़ा डिटेल में करवाया है भाई। लीज वाला कहता है तो वही ना, एसेट इसलिए वो भाई देखो, वो कहता है कि भाई मैं आपके इस एसेट को नहीं मानता। सही है, वो कहता है कि भाई मैं आपको इसकी डिडक्शन कभी भी अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि मान, इसलिए तो उसका टैक्स बेस क्या जीरो। वो कह रहा है कि आज तक, हाँ क्या कह रहे हो, नहीं ना, वो मुझे कह रहा है कि भाई तुम जो हर साल डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हो ना, मैं किसी एसेट को नहीं मानता, वो हटवा देगा, यानी आपकी बुक्स में से एसेट को ही हटा देगा, तो वो माइनस करवाएगा ना। तो माइनस करवा देगा तो वो तो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी को क्या करेगा, लायबिलिटी को हटवा देगा तो उस पर क्या आ जाएगी, इनकम, वो है एसेट। सही है, नोट बनाते हैं मतलब पीपी का नोट, डेफर्ड टैक्स का नोट, तो तुम ROU पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करोगे और लीज लायबिलिटी पे डेफर्ड टैक्स एसेट। तो बेटा पीएनएल का इम्पैक्ट अलग है ना, बैलेंस शीट के हिसाब से देखोगे तो आज तक है। तो तुम बैलेंस शीट पे बोलते हो कि भाई आज तक मेरे पास जो एसेट है टैक्स वाला का हटवा दे, तो क्या होगा, टैक्स वाला का हटवा दे, वो बोलेगा कि भाई हाँ तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लूंगा, वो ये रही। सही है, और लायबिलिटी हटवा दे तो इनकम बुक करवा लेगा। यस सही है, तो ये लॉजिक है इसके पीछे। चले जी, ऑनलाइन वालों मिलते हैं कल के सेशन में इसकी। अच्छा एक और बात बताओ, कल एक और डेफर्ड टैक्स करना है? सही है, सही है, चलो ये कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।